हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल रिसर्चर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रेसपास के ऊपर डिस्कशन को स्टार्ट किया था। हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स पिछले वीडियो में कि ट्रेसपास तीन डिफरेंट फॉर्म्स का हो सकता है। ट्रेसपास टू पर्सन हो सकता है, ट्रेसपास टू लैंड हो सकता है और ट्रेसपास टू गुड्स हो सकता है। जिसके ऊपर हम लोगों ने ट्रेसपास टू पर्सन को पे डिस्कशन किया था और वहां पे हम लोगों ने ट्रेसपास टू पर्सन के अंदर दो फॉर्म्स बैटरी और असाल्ट के ऊपर डिस्कशन किया था। और जो तीसरा फॉर्म है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि क्वेश्चन सीरीज भी हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज का वीडियो भी मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो जो भी पास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है टॉट्स के ऊपर, उस पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा से आपको चेक भी करेगा आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं। तो उस जो क्वेश्चन सीरीज है उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। आइए सबसे पहले हम लोग आज के डिस्कशन को शुरू करने के से पहले फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के डिस्कशन को शुरू करने से पहले हम लोग प्रीवियस डिस्कशन को रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियस डिस्कशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने ट्रेसपास के तीन डिफरेंट फॉर्म्स, ट्रेसपास के मीनिंग को देखा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ट्रेसपास तीन डिफरेंट फॉर्म्स का हो सकता है। ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू गुड्स। जहां पे हम लोग ट्रेसपास टू पर्सन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने असॉल्ट और बैटरी के ऊपर डिस्कशन किया था। और असॉल्ट और बैटरी के डिफरेंट जो पॉइंट्स थे उनको हम लोगों ने देखा था, उनके एसेंशियल को देखा था, उनमें केस लॉज को देखा था। और इसके अलावा जो थर्ड फॉर्म है वो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो के डिस्कशन में इस वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे। उसमें से आज एक क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो यूपी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2003 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि इन बोथ मोशन इज नेसेसरी बट while the application of unlawful force to another constitute the wrong called battery, an action which puts another in instant fear of unlawful force, though no force be actually applied, is the wrong called assault. तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे बैटरी और असॉल्ट के ऊपर डिस्कशन किया गया। बैटरी और असॉल्ट के बारे में एक जो है सेंटेंस दिया गया है जिसके ऊपर आपको इसको बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको कोर समझ में आ गया, यहाँ पे कुछ डिफरेंस बताई जा रही है बैटरी और असॉल्ट के बीच में, है ना? तो उसी को आपको और कुछ जो है जैसे दोनों में बताया जा रहा है कि मोशन, बोथ मोशन इज नेसेसरी, समानता बताई जा रही है और साथ ही साथ उनको डिफरेंशिएट भी किया जा रहा है। तो बस आपको इसी इसी पॉइंट्स को ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन को इलेबोरेट कर देना है या एक्सप्लेन कर देना है। सबसे पहले तो जैसे कि बैटरी, तो बैटरी का आप डेफिनिशन लिखेंगे कि बैटरी इज इंटेंशनल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अनलॉफुल फोर्स टू अनदर पर्सन। अब इसमें की एलिमेंट्स क्या होता है, ये इंटेंशनल होता है। इसमें जो है फिजिकल कांटेक्ट या फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। और अगर बात करें कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो उसका जो है लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर लॉफुल जस्टिफिकेशन है तो फिर लॉफुल जस्टिफिकेशन डिफरेंट तरीके से हो सकता है कि हम उसको बचाने के लिए फोर्स यूज कर रहे हैं, है ना? या फिर डिफरेंट जो डिफेंस हम लोग देख चुके हैं उसमें से कुछ डिफेंस अगर एप्लीकेबल है तो वहां पे वो फिर जस्टिफिकेशन हो जाएगा। तो विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन का अगर है तो वो फिर बैटरी है। जैसे एग्जांपल में आप हिटिंग, पंचिंग और किसी भी तरह का अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट, इसको बेसिकली आप इलेबोरेट कर देंगे। और उसके बाद फिर असॉल्ट का भी आप उसी तरह से डेफिनेशन लिखेंगे कि असॉल्ट इज एन एक्ट दैट कॉजेज अनदर पर्सन टू एप्रीहेंड द इन्फ्लिक्शन ऑफ इमीडिएट अनलॉफुल और अनलॉफुल फोर्स इवन इफ नो एक्चुअल फोर्स इज अप्लाइड। मींस एक्चुअल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया लेकिन आपने जो पूरी तरह से एप्रीहेंशन दूसरे के माइंड में क्रिएट किया, वो असॉल्ट वहां पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ भी एक्ट जो है वो इंटेंशनल होगा और जो विक्टिम है उसको ऐसा लगना चाहिए, उसको एप्रीहेंशन होना चाहिए कि अनलॉफुल फोर्स उसके अगेंस्ट अप्लाई हो रहा है। और सॉरी, वो थोड़ा नोटिफिकेशन बहुत कस के इसमें तेज से इसका साउंड होता है। तो फिर फ्रेंड्स वो आप कर देंगे और उसके बाद फाइनली आप यहाँ पे एक फैक्टर ये है कि तो थ्रेट ऑफ फोर्स होना चाहिए, वो इमीडिएट होना चाहिए, है ना? जैसे कोई अगर मुक्का बांध करके जो है किसी के ऊपर उस तरह का जो गेस्चर है दूसरे जो है, इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि इमीडिएट हमको थ्रेट है या मेरे ऊपर जो है अनलॉफुल फोर्स अप्लाई हो सकता है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असॉल्ट का हो जाएगा। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस वो क्या है? बैटरी रिक्वायर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट लेकिन असॉल्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर नहीं करता है, एप्रीहेंशन ही इनफ है। इमिनेंट हार्म का एप्रीहेंशन जो है वो इनफ है। बैटरी इन्वॉल्व्स डायरेक्ट फिजिकल हार्म, असॉल्ट इन्वॉल्व्स साइकोलॉजिकल हार्म क्योंकि फियर ऑफ इमिनेंट फोर्स ये होता है। तो बेसिकली इसी को आपको इलैबोरेट करें, इन सारे पॉइंट्स को आपको लिखना था, बस स्टेटमेंट थोड़ा-सा समझना पड़ता है उस समय। ये स्टेटमेंट फिर भी बहुत आसान है क्योंकि इसमें लिख दिया है, अगर लिखा नहीं होता तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि असॉल्ट और बैटरी की बात की जा रही है। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन। आज का डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ऊपर। आज लास्ट में हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो वहाँ पे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में फ्रेंड्स हम लोग आज इन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पहले तो हम लोग कुछ मीनिंग को समझते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या है। उसके बाद कुछ उसके नेचर को देखेंगे, मीन्स कहाँ, कैसे, कब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा, उस तरह का चीज़ें देखेंगे। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स जो है उनके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे और फिर कुछ केस लॉ देखेंगे जिसमें अनलॉफुल डिटेंशन का कुछ केस लॉ देखेंगे, लॉफुल डिटेंशन का कुछ केस लॉ देखेंगे। और जब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो जाती है तो फिर जो पर्सन जिसके ऊपर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ उसके पास रेमेडीज क्या-क्या अवेलेबल है, इसको देखेंगे और फिर फाइनली कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वेश्चंस अ, पास्ट ईयर में आए हैं या फिर वो क्वेश्चंस आ सकते हैं जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है? देखिए फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि किसी भी पर्सन के लिबर्टी के ऊपर, है ना? टोटल रिस्ट्रेन इम्पोज करना बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के। याद रखिए हम यहाँ टॉर्ट की बात कर रहे हैं। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब किसी भी पर्सन के लिबर्टी के ऊपर टोटल रिस्ट्रेन इम्पोज करना है बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के, है ना? कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन अ, होते हुए भी आप जो है किसी पर्सन के लिबर्टी में टोटल रिस्ट्रेन करते हैं, तो वो क्या है? वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। इस रॉन्ग को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इस रॉन्ग को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डिनरी सेंस में लेना नहीं होता है ना? ऑर्डिनरी सेंस में अगर आप लेंगे तो ऑर्डिनरी सेंस में तो ये इम्प्रिजनमेंट जो जेल का दीवार आपको दिखेगा कि वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ज़रूरी है। यहाँ पे उस सेंस में हम इम्प्रिजनमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है? 1 सेकंड हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। तो उस सेंस में नहीं लेना होता है। जब भी किसी पर्सन को पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव्ड कर दिया जाता है, चाहे उसको चारदीवारी के अंदर कैद किया जाए या किसी भी प्लेस में उसको जाने से रोका जाए, वो क्या है? वो फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट ही है। वो क्या है? वो फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट ही है। अगर किसी पर्सन को रिस्ट्रेन किया जाता है किसी भी तरह से, चाहे उसको धमकी दे के, सपोज़ कीजिए कि उसको धमकी दे करके उसको घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो क्या उस खुद के घर में वो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है? बिल्कुल, है ना? उसको आपने उसके लिबर्टी के ऊपर क्या किया? टोटल रिस्ट्रेन डाल दिया, है ना? टोटल रिस्ट्रेन आपने डाला, किसके ऊपर? उस पर्सन के ऊपर, उसके लिबर्टी के ऊपर आपने टोटल रिस्ट्रेन डाला, तो ये फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट है ना? और आपने थ्रेटन किया किसी पर्सन को, जैसे आपने उसके घर में ही आपने उसको बाहर निकलने से पूरी तरह से जो है, बाहर में आपने इस तरह से जो है शूटिंग टाइप का आपने लगा दिया है कि अगर वो बाहर निकले तो उसको शूट कर दें। मतलब उसको उसके मन में ऐसा आपने कर दिया कि वो बाहर नहीं निकल सकता है। आपने उसके मन में थ्रेट पैदा कर दिया, है ना? तो ये फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट ही आपने किया। जैसे एक फ्रेंड्स अ, अच्छा ये चीज़ तब भी हो सकता है जब आप खुले मैदान में भी आप ऐसा कर सकते हैं। यानी कि ऐसा इसमें ज़रूरी नहीं है कि चारदीवारी के अंदर हो, है ना? कहीं भी आप कर सकते हैं, किसी को फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट अगर आप उसके लिबर्टी पे अगर आप उसकी जो लिबर्टी है उस पे रिस्ट्रेन करते हैं और रिस्ट्रेन भी किस प्रकार का? टोटल रिस्ट्रेन करते हैं। कॉलिन्स वर्सेस विलकॉक, है ना? इस केस में फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट को इस तरह से डिफाइन किया गया कि द अनलॉफुल इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रेन ऑन अनदर्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना? इसको जो है फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। अब देखिए फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या हमने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल कन्फाइनमेंट या विदिन 4 वॉल्स ऐसा ज़रूरी नहीं है, डज़ नॉट नीड टू इन्वॉल्व ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी कैन ऑकर बाय प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम लीविंग अ प्लेस, है ना? किसी पर्सन को उस प्लेस से जाने नहीं देना, ये क्या है? ये भी पर्सनल लिबर्टी का डिप्राइवेशन है ना? और इसलिए ये भी क्या है? फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगा।
इसी तरह से थ्रेट ऑफ फोर्स दैट रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम लिविंग देयर होम और ओपन फील्ड कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, है ना? उनके खुद के घर या ओपन फील्ड, वहाँ से अगर भी किसी पर्सन को आप जाने देते हो, वो भी क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का उदाहरण है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात अब आते हैं हम एसेंशियल्स पे। तो हम लोगों ने क्या देखा फ्रेंड्स, जो डेफिनिशन था उसमें ही हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली 2 पॉइंट्स देखा। पहला तो टोटल रिस्ट्रेन होना चाहिए और दूसरा कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो टोटल रिस्ट्रेन क्या होता है, इसके ऊपर अब हम लोग देखने वाले हैं कि टोटल रिस्ट्रेन क्या होता है और लॉफुल जस्टिफिकेशन का भी जब हम लोग केस देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि लॉफुल जस्टिफिकेशन में क्या-क्या जस्टिफिकेशन अवेलेबल है, क्या-क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है। तो आइए टोटल रिस्ट्रेन को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए नेसेसरी है कि टोटल रिस्ट्रेन हो और क्रिमिनल लॉ के अंडर अगर आप देखें तो रिस्ट्रेन चाहे टोटल हो या पार्शियल, वो दोनों ही एक्शनेबल है ना, चाहे टोटल हो या पार्शियल दोनों ही एक्शनेबल है। जैसे आप देखेंगे सेक्शन 340 आईपीसी का या जो नया वाला कोड है भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन 127 आप देखेंगे तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के ऊपर है ना? और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है कि जहाँ पे रिस्ट्रेन इस तरह से होता है, टोटल रिस्ट्रेन होता है और पर्सन को एक सर्कमस्क्राइब्ड लिमिट से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, फुल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है ना? टोटल रिस्ट्रेन प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम लिविंग अ स्पेसिफिक एरिया, है ना? उस पूरे सर्कमस्क्राइब्ड लिमिट को से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। वो क्या है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जो सेक्शन 340 आईपीसी इंडियन पेनल कोड में और सेक्शन 127 भारतीय न्याय संहिता में आपको मिलेगा। और एक होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। ये जो होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, ये होता है पार्शियल, यानी किसी पर्सन को किसी खास डायरेक्शन में जाने नहीं दिया जाए, तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कहलाता है ना? लेकिन सिविल लॉज़ की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए क्रिमिनल लॉ में दोनों पार्शियल हो, चाहे टोटल हो, है ना? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो, वो दोनों ही क्रिमिनल लॉ के अंदर उसके लिए लेजिस्लेशन है और दोनों ही एक्शनेबल है, दोनों ही पनिशेबल है बेसिकली। लेकिन अगर हम सिविल लॉ की बात करें, तो सिविल लॉ के अंदर ये बातें डिफरेंट है ना? टोटल रिस्ट्रेन रिक्वायर्ड है इसमें, यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होना चाहिए कि दूसरा अल्टरनेट है, आप या इस रास्ते से नहीं किसी और रास्ते से चले जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? अगर ऐसा है तो फिर सिविल लॉज़ के अंदर उसके लिए कोई फिर रेमेडी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट तभी माना जाएगा जब टोटल रिस्ट्रेन हो, यानी इस रॉन्ग को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पर्सन को कंप्लीटली डिप्राइव्ड किया गया होना चाहिए, है ना? अब इसी को समझने के लिए एक केस पहले देख ले, बर्ड वर्सेस जोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि टॉर्ट लॉ के अंदर जो भी ये 2 वर्ड वाला केस है, उसको ज़रूर से ध्यान में रखिए। कुछ 2 वर्ड्स वाले केस जो है, जिसमें बर्ड वर्सेस जोन्स है ना, इस तरह का जो केस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस केस में होता क्या है कि एक हैमर स्मिथ ब्रिज होता है ना? एक ब्रिज का नाम है जहाँ 2 पाथ या रास्ता जिसको बोलते हैं वो होता है, एक फुटवे और एक कैरेज वे, है ना? एक फुटवे होता है जहाँ पैदल चलना होता है, एक कैरेज वे जहाँ पे गाड़ी चलती है ना? तो डिफेंडेंट के द्वारा रॉन्गफुली फुट पब्लिक फुटवे को जो है वो इन्क्लोज कर दिया जाता है, मतलब उसको वहाँ पे कुछ क्या किया जाता है कि वहाँ उसको बंद कर दिया जाता है और वहाँ कुछ चेयर्स लगा करके उस बोट नीचे जो है ना, नाव नदी में जो है नाव का बोट रोइंग हो रहा होता है ना? उसको देखने के लिए जो है वहाँ पे उसको बंद कर दिया जाता है, कुर्सी लगा करके वहाँ पे उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। और जो पर्सन पेमेंट देता है ना? जो पे करता है, उनको अलाउ कर दिया जाता है कि आप उस रास्ते से पार कर सकते हैं, मतलब उनको अलाउ किया जाता है वहाँ पे जाने के लिए। प्लेंटिफ अपने राइट को लेकर के जो है वो क्लेम करता है कि भाई मेरे पास तो राइट है और मेरे पास ये यहाँ पे इस रास्ते से जाने का राइट है। और उसलिए वो क्या करता है, वो फेंस जो लगा हुआ था, जिससे जो रोक रहा था, उस पे वो चढ़ जाता है, लेकिन उसको जाने नहीं दिया जाता है फाइनली। इससे क्या होता है, प्लेंटिफ आधा घंटा वहीं पर रुका फँसा रह जाता है। प्लेंटिफ फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट का इसलिए सूट लेके आता है। अब जिसको कोर्ट ने क्या किया, जिसको रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके पास देखिए क्योंकि कैरेज वे का रास्ता ओपन था, है ना? जहाँ से कैरेज वे जाता है, वहाँ पे जो रास्ता था वो ओपन था। यानी कि एक तरह से टोटल रिस्ट्रेंट नहीं था इस केस में, है ना? टोटल रिस्ट्रेंट नहीं था। या तो आप वापस जा सकते थे, कोर्ट ने भी बात कही कि या तो आप वापस जा सकते थे, कोई और दूसरा रास्ता, कोई और दूसरा तरीके से आप पार करते, है ना? यहाँ पे आपको पूरी तरह से कम टोटल रिस्ट्रेंट नहीं था, इसलिए टॉर्ट लॉ के अंदर तो यहाँ पे भाई कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। अब देखिए सेकंड पॉइंट ये है हमारा कि टोटल रिस्ट्रेन
तब भी होगा, टोटल रिस्ट्रेंट तब भी होगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। मान लीजिए 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, है ना? इस तरह का भी रिस्ट्रेंट है। इस तरह का भी जो अगर अगर किसी को रोका जाता है, तो वो भी एक तरह का रिस्ट्रेंट है ना? अब 2 मिनट, 3 मिनट मैंने कह दिया, है ना? वो इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन नहीं है, आप जानते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे ना मिले, लेकिन फॉरेन जो केसेज़ हैं, उसमें आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, है ना? कुछ सेकंड नहीं, कुछ मिनट्स के लिए अगर आपको रिस्ट्रेन कर लिया जाए रॉन्गफुली, है ना? टोटल रिस्ट्रेन कर लिया जाए, तो वहाँ पे पॉइंट्स मिल वहाँ पे फिर जो है, आपको एक्शनेबल हो जाता है वो। जैसे आप केस देखें एक मी वर्सेस क्रिस कैंक, है ना? जो भी है उसको देख लीजिए। क्रिस कैंक, ठीक है? मी वर्सेस क्रिस कैंक। इस केस में होता क्या है कि एक्विटल होने के बाद मतलब प्रिजनर को एक्विट कर दिया जाता है। होने के बाद भी प्रिजनर को क्या किया जाता है, कुछ देर के लिए उसको दूसरे सेल में ले जाया जाता है, वहाँ फिर उसको पूछताछ किया जाता है ना? उसको उससे कुछ पूछताछ किया जाता है, जिसको कि फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना गया, है ना? वैसे कि इसको क्या किया गया? फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना गया, है ना? क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर आ गया, आपको उसको जो है, उसको हटाना है, उसको बाहर कर देना है, आप उसको एक्विट कर देना है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको दूसरे सेल में ले जाके पूछताछ किया गया, जिससे उसको कुछ समय के लिए उसका क्या माना गया कि आपने फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया क्योंकि यू आर नॉट अलाउड। सोच लीजिए, है ना? ऐसा भी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि थर्ड पॉइंट क्या है। देखिए डिटेंशन कहीं भी हो सकता है, जो हम लोग पहले ही देख लिए हैं, है ना? थर्ड पॉइंट तो ये है कि डिटेंशन कहीं भी हो सकता है ना? सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि कितना भी समय का हो सकता है और थर्ड पॉइंट क्या है, डिटेंशन कहीं भी हो सकता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी मतलब आपको बताए थे कि ओपन फील्ड में हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि यूज ऑफ जो फिजिकल फोर्स है, यूज ऑफ फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं है रिस्ट्रेन करने के लिए, है फोर्स यूज करने के लिए धमकी देना, डराना, ये सब सफिशिएंट है। अगर लिमिट है ना, ये सब सफिशिएंट है। इसके थ्रू ही जो है इसके थ्रू ही आपको डिटेन किया जा सकता है ना? जो कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर आ जाएगा। अच्छा एक पॉइंट आपके लिए छोड़ देते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने वर्कमैन को माइन में, है ना? समझ सुनिएगा इसको, इस बात को कि अगर एक एम्प्लॉयर है अपने वर्कमैन को माइन में, यानी कि जो खदान होता है, किसी चीज़ को सपोज़ कीजिए कोल का खदान है, बाहर आने का कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना? और ऐसा फैसिलिटी कोई प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं है, तो फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगा कि नहीं, है ना? आपको बताना है ना? बेसिकली हमने आपको आंसर ही बता दिया, क्योंकि अगर ज़रूरी नहीं है ना? अगर वैसा कंडीशन ज़रूरी नहीं है, तो फिर वो फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर कंडीशन ज़रूरी है ना? एज़ पर द एग्रीमेंट्स और एज़ पर द लेजिस्लेशन जो वर्कमैन का से रिलेटेड जो एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप लेबर लॉ के अंदर है डिफरेंस, है ना? उसमें अगर है, लेजिस्लेशन है और उस तरह का रिक्वायरमेंट का ज़रूरी है, तो फिर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट बात ये आता है सामने कि क्या टोटल रिस्ट्रेंट माना जाएगा यदि किसी भी तरह का मीन्स ऑफ एस्केप अवेलेबल है। मीन्स वहाँ से बचने का, वहाँ से जाने निकल जाने का, उस जो कन्फाइनमेंट है, उससे निकलने का एस्केप है अवेलेबल है ना? रास्ता अवेलेबल है, पाथ है, तो क्या वो टोटल रिस्ट्रेंट माना जाएगा? अगर माना जाएगा तो फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट होगा, अगर नहीं माना जाएगा तो फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मीन्स ऑफ एस्केप है, यानी एस्केप का रास्ता मौजूद है, तो टोटल रिस्ट्रेंट नहीं माना जाएगा, यानी फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी नहीं माना जाएगा। लेकिन मीन्स ऐसा होना चाहिए, जो कि आइडेंटिफिएबल हो और प्रैक्टिकल हो, किसके लिए? डिटेनी के लिए, जिसको डिटेन किया गया है उसके लिए, है ना? उसके लिए जिस पर्सन को डिटेन किया गया है, उसके लिए इंटेलिजिबल होना चाहिए, मतलब उसको उसको पता चलना चाहिए, मतलब उसके लिए एक तरह से आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। जैसे अगर ब्लाइंड पर्सन को डिटेन किया गया, तो फिर ब्लाइंड पर्सन कुछ देख नहीं सकता, है ना? तो उसके लिए जो मीन्स होना चाहिए, वो उस तरह का होना चाहिए, जो ब्लाइंड पर्सन जो है वहाँ से मीन्स ऑफ एस्केप माना जाए, है ना? और इसी तरह से किसी बच्चा को अगर डिटेन किया गया है, तो उसके लिए मीन्स ऑफ एस्केप क्या होगा? अलग हो जाएगा, है ना? और इसलिए जो मीन्स ऑफ एस्केप है, वो रीज़नेबल होना चाहिए। अगर रीज़नेबल नहीं है, सेफ और प्रैक्टिकल नहीं है ना? वहाँ पे थ्रेट ऑफ वायलेंस है, तो फिर वहाँ पे वैलिड एस्केप नहीं हो सकता है और मीन्स ऑफ एस्केप उसको फिर अवेलेबल नहीं माना जाएगा, है ना? जैसे अगर कोई विंडो हो, है ना? अगर कोई विंडो है और वो इतना हाई है, इतना ऊँचा है कि वहाँ से बाहर निकलने पे कोई पर्सन इंजर हो जाएगा या फिर इस तरीके से
अगर मीन्स ऑफ एस्केप है भी, लेकिन पता है कि बाहर जो है वो वायलेंस क्रिएट हो सकता है, उसके पास वायलेंस का थ्रेट है, तो फिर मीन्स ऑफ एस्केप सही नहीं माना जाएगा, वो मीन्स ऑफ एस्केप नहीं माना जाएगा, है ना? तो ये पॉइंट हमारा आपको पता होना चाहिए कि मीन्स ऑफ एस्केप ये भी एक इम्पोर्टेंट एंगल है टोटल रिस्ट्रेंट को देखने का, है ना? क्योंकि जब भी कोई पर्सन जब ट्रेसपास जब उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, तो वो ये एक पॉइंट लेके आ जाएगा कि मीन्स ऑफ एस्केप था और किसी भी तरह का फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं था, है ना? मतलब प्रूफ करने का कोशिश करेगा कि मेरे द्वारा किसी तरह का फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं हुआ। इसी के बाद फ्रेंड्स एक और इसी तरह का एक और पॉइंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में इसका डिस्कशन आता है, वो है नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ। मतलब जिस पर्सन को डिटेन किया गया है, क्या उसको नॉलेज होना ज़रूरी है? क्या अगर उसको नॉलेज नहीं होगा तो फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा? अगर उसको नॉलेज है तो क्या फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा? है ना? उसके नॉलेज नेसेसरी है कि नहीं? तो इस पे एक डिबेट है, इस पे फ्रेंड्स 2 डिफरेंट जजमेंट्स हैं और उस पे दोनों में मतभेद है ना? एक का मानना है कि इम्पोर्टेंट है, एक केस में माना गया, जो हेरिंग वर्सेस बॉयल है इसमें माना गया कि जो नॉलेज है वो ज़रूरी है और दूसरे केस में ऐसा माना गया कि नॉलेज ज़रूरी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इन केसेस में हुआ क्या था। पहला केस है हेरिंग वर्सेस बॉयल। इस केस में होता क्या है कि सबसे पहले तो इस केस में एक नॉलेज ऑफ जो पर्सन है, जो डिटेनी है, उसको नॉलेज टोटल रिस्ट्रेंट का उसको नॉलेज ज़रूरी है, तभी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा। इस केस में होता क्या है कि एक स्कूल में एक स्टूडेंट है ना, एक स्कूल में एक स्टूडेंट और उसके माँ स्टूडेंट को उसके माँ के साथ जाने नहीं दिया जाता है ना, उसके माँ के साथ उसको जाने नहीं दिया जाता, उसको अलाउ नहीं किया जाता है, जब तक कि माँ जो है वो पूरा ड्यू जो था, पेमेंट जो ड्यू था उसको पे नहीं कर देती है ना? और जो कन्वर्सेशन हो रहा था इन इसी बारे में, वो मदर और जो स्कूल के जो पर्सन थे, स्कूल मास्टर थे, उनके बीच में ये जो कन्वर्सेशन हुआ इसके बारे में बॉय को पता नहीं था, है ना? वो उसके एब्सेंस में हो रहा था, ऐसा डिस्कशन। तो उसको इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उसको जाने से मना किया गया है, ऐसा-ऐसा इसलिए मना किया गया है ना? उसको ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तो इस केस में रिस्ट्रेंट के बारे में स्टूडेंट को पता नहीं होने के कारण फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं माना गया, है ना? क्योंकि वो अनअवेयर था। रिस्ट्रेंट के बारे में उसको अवेयरनेस नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि उसको रिस्ट्रेन किया गया है बेसिकली। तो इस केस में ऐसा हेल्ड किया गया। और नेक्स्ट केस जो है, वो है मेरिंग वर्सेस ग्राहम व्हाइट एविएशन कंपनी। इस केस में क्या होता है कि नॉलेज ऑफ इम्प्रिजनमेंट को एसेंशियल नहीं माना गया, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट डिसाइड करने के लिए। इस केस में लॉर्ड जस्टिस एटकिन जो है वो कहते हैं कि बिना पर्सन के नॉलेज के भी पर्सन को इम्प्रिजन किया जा सकता है और वो एग्जांपल देते हैं कि जैसे कोई पर्सन सो रहा है या अनकॉन्शियसनेस अवस्था में है या ड्रंक है, लुनैटिक है, उसको पता ही नहीं है, तो क्या आप उसको नहीं मानेंगे कि वो इम्प्रिजनमेंट है ना? हो सकता है कि उन पर्सन्स के इन अवस्था में होने के दौरान ही इम्प्रिजनमेंट उनको किया गया हो और उसी समय खत्म भी हो गया हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए इन केसेस में डैमेजेज़ हो सकता है कम हो, है ना? लेकिन फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट तो है। अब इस केस में होता क्या है कि डिफेंडेंट के कंपनी में जो है एम्प्लॉयी जो होता है अ, फिर से देखिए, इस केस में क्या है कि एक प्लेंटिफ डिफेंडेंट के कंपनी में एम्प्लॉयी होता है। प्लेंटिफ कंपनी के प्रॉपर्टी को प्लेंटिफ जो है वो कंपनी के प्रॉपर्टी को चुराने में सस्पेक्ट था, है ना? कंपनी के कुछ प्रॉपर्टी का थेफ्ट हो गया था और उसमें उसको सस्पेक्ट बनाया गया था प्लेंटिफ को। उसको कंपनी ऑफिस में बुलाया गया और वेटिंग रूम में बैठने को कहा गया। उसको बताया गया कि कंपनी के प्रॉपर्टी का जो स्टोलन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्रॉपर्टी का स्टोलन का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके संबंध में उसको बुलाया गया है। और जिस रूम में प्लेंटिफ को वेट करने के लिए कहा गया था, वहाँ पर रूम के बाहर 2 एम्प्लॉयी निगरानी के लिए रखे हुए थे। इसी बीच कंपनी वालों ने पुलिस को बुला लिया और प्लेंटिफ थेफ्ट के केस में अरेस्ट हो गया। बाद में प्लेंटिफ एक्विटेड हो जाता है, उसको एक्विट कर दिया जाता है और फिर जो है वो प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट के ऊपर यानी कंपनी के ऊपर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट या फेक इम्प्रिजनमेंट का चार्ज लगाता है। कोर्ट के द्वारा ये हेल्ड किया गया
कोर्ट के द्वारा ये हेल्ड किया गया कि पुलिस कंपनी के एजेंट के रूप में काम नहीं कर रही थी और इसलिए अरेस्ट ऑन सफिशिएंट रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पेक्टिंग थेफ्ट, है ना? इस आधार पर पुलिस जो है वो एक्ट पुलिस का जो एक्ट है वो रॉन्गफुल नहीं है, क्योंकि उसने पुलिस ने जो है वो रीजनेबल सफिशिएंट ग्राउंड जो था उसके आधार पे उसको अरेस्ट किया था। लेकिन कंपनी के ऑफिस के द्वारा प्लेंटिफ को पुलिस ऑफिसर्स के आने के पहले डिटेन किया जाना फॉल्स इम्प्रिजनमेंट था। यानी पुलिस तो आई तो पुलिस का जो अरेस्ट था वो फॉल्स नहीं था, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं था, क्योंकि पुलिस ने सफिशिएंट ग्राउंड पे आकर के उसको अरेस्ट किया था। लेकिन पुलिस के आने के पहले जो कुछ समय तक उसको एक रूम में जो है डिटेन किया गया था, है ना? वो वहाँ पे उसको पता नहीं था। बस बाहर 2 पर्सन जो थे उसकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि हमको डिटेन किया गया है। तो उस टाइम में जो टाइम स्पेंड जो था उसको वो फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट था। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्लेंटिफ को खुद भी उस वक़्त ये पता नहीं था कि उसको रॉन्गफुली डिटेन किया गया है, क्योंकि डिटेन करने वाला पूरा कोशिश करेगा, ज़ाहिर-सी बात है डिटेन जो करेगा वो पूरा कोशिश करेगा कि उसको पता ना चले, है ना? तो इसलिए इस मेरिंग केस में ये चीज़ हेल्ड किया गया कि ज़रूरी नहीं है ना? फॉल्सिफिकेशन कैन ऑकर इवन विदाउट द डिटेनीज़ अवेयरनेस, है ना? डिटेनी के अवेयरनेस के बिना भी हो सकता है और लेट लॉर्ड जस्टिस एटकिन ने अपना पॉइंट रख दिया था कि कोई स्लीपिंग अवस्था में है, कोई अनकॉन्शियसनेस है ना? अनकॉन्शियस है या ड्रंक है या लुनैटिक है, इन सारे केसेस में जो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या बोलते हैं उस इस सारे केसेस में नॉलेज ऑफ प्लेंटिफ होगा नहीं, हो सकता है ना हो, तो उन सारे केसेस में हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मानेंगे। तो ये था फ्रेंड्स इन 2 केसेस के बीच में जो है डिस्टिंक्शन। अगर हम बात करें तो कुछ जो है कुछ ऑथर्स जो है जैसे स्ट्रीट, ये भी एक ऑथर, इनका भी टॉड के ऊपर किताब है और इन्होंने जो है वो हेरिंग केस पे अपना जो है अलाइनमेंट ज़ाहिर किया है। उनका कहना है कि नॉलेज ज़रूरी है ना? इस पे उन्होंने अपना राय सहमति जताई है। इसी तरह से गॉड हैट जो है वो मेरिंग केस को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वहीं प्रोसेस जो है वो सपोर्ट करते हैं मेरिंग केस को। और अगर आप देखें तो मेरिंग केस जो है एटकिन जो है उन लॉर्ड जस्टिस एटकिन का जो ऑब्जर्वेशन था वो आपको भी परफेक्ट लगेगा। वैसे आप अपना ओपिनियन अ, मतलब अपने हिसाब से रख सकते हैं, है ना? और नेक्स्ट बात, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जो हमारा दूसरा एसेंशियल इंग्रीडिएंट्स था, पहला तो था क्या? पहला था टोटल रिस्ट्रेंट, जिसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी सारा डिस्कशन किया, काफ़ी पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। अब है जो सेकंड पॉइंट है वो है अनलॉफुल डिटेंशन, यानी जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, विदाउट जस्टिफिकेशन होना चाहिए और अनलॉफुल या विदाउट जस्टिफिकेशन होना चाहिए, है ना? यही 2 पॉइंट होती है, तभी अनलॉफुल डिटेंशन हो जाएगा। तो एक इम्पोर्टेंट केस है जो हम लोग शायद पहले भी जानते हैं, रूरल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, है ना? इस केस में बेसिकली पेटिशनर को 1968 में ही एक्विट कर दिया गया था, लेकिन उसको जेल से एक्चुअल जो आज़ाद किया जाता है, बाहर किया जाता है, वो 1982 में किया जाता है, वो करीब 14 साल के बाद, बताइए। और स्टेट जो है वो क्या प्ली लेता है कि जो पर्सन था, जो उसका जो रूरल साथ थे, उनका जो है मेंटल इम्बैलेंस था और इस वजह से उनको जो है मेडिकल चेकअप के लिए जो है ट्रीटमेंट के लिए उनको डिटेन किया गया था 14 साल तक, है ना? तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और आप जानते हैं कि कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट 35,000 रुपीज़ जो है वो कंपनसेशन अवार्ड की थी इस केस में रूरल साह को, है ना? तो ये एक केस आपको अनलॉफुल डिटेंशन का मिल गया। अब सेकंड केस हम देखें तो इसी तरह से भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में भी जो भीम सिंह थे वो एमएलए थे जेएनके असेंबली के, जम्मू एंड कश्मीर के, और वहाँ पे उनको क्या किया जाता है, असेंबली सेशन अटेंड नहीं करने दिया जाता है और बिना कोई जो रीज़नेबल कॉज़ था, ऐसा कोई रीज़नेबल कॉज़ नहीं था। तो इस केस में भी कोर्ट ने एग्ज़ेम्पलरी डैमेजेस अवार्ड किया था। ये क्या था? डिटेंशन जो था मिस्चीवियस था, मैलिशियस था, ऐसा कोर्ट ने पाया था इस केस में और इसलिए ये अनलॉफुल डिटेंशन था और इसलिए इस केस में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट कंपनसेशन अवार्ड की गई थी। इसी तरह से एक केस है फ्रेंड्स, गरी की पति वर्सेस अराजा विकासम, है ना? ऐसा केस है और इस केस में होता क्या है कि डिफेंडेंट एक फ़ॉल्स रिपोर्ट पुलिस के सामने रजिस्टर करता है कि प्लेंटिफ ने उसके प्रॉपर्टी में आग लगाया है। प्लेंटिफ को पुलिस अरेस्ट करती है ना? प्लेंटिफ को पुलिस अरेस्ट करती है, लेकिन चूँकि चार्ज फ़ॉल्स था, पुलिस प्लेंटिफ को डिस्चार्ज भी कर देती है।
डिफेंडेंट जिसने बिना किसी जस्टिफिकेशन के कंप्लेन किया था, जिसकी वजह से प्लेंटिफ अरेस्ट हुआ था, उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए क्या किया जाता है, लायबल माना जाता है ना? क्योंकि उसने फॉल्स रिपोर्ट लिखाई थी, गलत उसने रिपोर्ट लिखाया था। फ्रेंड्स, इसी के बाद साथ आपको ये भी बता दें कि एक एक और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है। इसी के साथ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के साथ ही मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का क्वेश्चन काफी सारा जुडिशरी में आता है। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन जब हम करेंगे तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर करेंगे। तो इस केस में बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है कि फॉल्स रिपोर्ट जो है वो रजिस्टर करवाने के लिए जो है उसको गिल्टी माना जाता है और इसलिए फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का उसको गिल्टी माना जाता है ना? उसी तरह से सो सेकंड जो फोर्थ केस है हमारा वो है कुंदन लाल वर्सेस डॉक्टर देसराज। इस केस में क्या होता है, इस केस में ध्यान से सुनिएगा, ये फैक्ट आपको याद रहे तो अच्छा है। इस केस में होता क्या है कि श्योरिटी ने बेल बॉन्ड के कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन किया है ना। श्योरिटी होता है जो जैसे बेल के लिए जब एप्लीकेशन होता है तो एक श्योरिटी होता है, जो श्योरिटी बनता है ना? कि हम श्योरिटी लेते हैं कि अगर वो पर्सन अपीयर नहीं होता है वो या वो पर्सन जब भी कोर्ट अपीयर नहीं करती है, होता अपीयर कोर्ट के सामने नहीं होता है तो हम उसका श्योरिटी लेते हैं, है ना? तो वो श्योरिटी किसी ने दिया होगा किसी के लिए, श्योरिटी बना होगा, है ना? वो जो है अपना बेल बॉन्ड जो है कैंसलेशन के लिए एप्लीकेशन करता है और एसपी जो है वो बेल बॉन्ड जो है कैंसिल कर देता है और प्लेंटिफ को री-अरेस्ट करने का ऑर्डर कर देता है, क्योंकि श्योरिटी तो उसका वापस हो गया ना, तो अब कभी भी अरेस्ट हो सकता है और इसलिए प्लेंटिफ को मान लीजिए कोर्ट देखेगा ना कि प्लेंटिफ तो अब कभी भी भाग सकता है, तो यहाँ पे एसपी बेसिकली क्या करते हैं कि वो बेल बॉन्ड को कैंसिल कर देते हैं और प्लेंटिफ को री-अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। प्लेंटिफ एसआई के द्वारा, सब इंस्पेक्टर के द्वारा जो है री-अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सीआरपीसी के अंदर बेल बॉन्ड कैंसल करने करके री-अरेस्ट का पावर जो है वो किसके पास है? मजिस्ट्रेट के पास है। एसपी के पास ऐसा कोई पावर ही नहीं है, तो एसपी कैसे कर सकते हैं, है ना? तो बियॉन्ड उसने अपने पावर के बियॉन्ड जाके काम किया जो कि अलाउड नहीं है। इसलिए एसपी और सब इंस्पेक्टर दोनों को लायबल माना गया, क्योंकि उन्होंने अपने अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके कार्य किया था, है ना? वो अलाउड नहीं है। एक केस है फ्रेंड्स व्हाइट वर्सेस डब्ल्यू पी ब्राउन। इस केस में क्या होता है कि एक लेडी होती है जिनको रॉन्गफुली डिटेन किया जाता है और कुछ अ, चीज़ के थेफ्ट के लिए उनको जो है डिटेन किया जाता है, उनके हैंडबैग को सर्च किया जाता है और कुछ नहीं पाया जाता है ना? बिना किसी मतलब रीज़नेबल कॉज़ के उनको उनका जो है उनको चेकअप किया जाता है और जिस इसलिए इसमें इस केस में हेल्ड किया गया, ये फॉरेन केस है। इस केस में हेल्ड किया गया कि डिटेनिंग इंडिविजुअल फॉर क्राइम्स दे डिड नॉट कमिट एंड विदाउट रीजनेबल सस्पिशन, ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अमाउंट करता है, ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है और इसलिए इनको डिफरेंट जो पाउंड्स है उतना का जो है कंपनसेशन अवार्ड किया गया। अब लॉफुल डिटेंशन का भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, लॉफुल जस्टिफिकेशन अगर होगा तो फिर वहाँ डिटेंशन है, वहाँ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं माना जाएगा, वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है, वो तो राइट इम्प्रिजनमेंट है ना, ट्रू इम्प्रिजनमेंट है, होना चाहिए वैसा। पहला केस है फ्रेंड्स रॉबिन्सन वर्सेस बेलमेन न्यू फेरी कंपनी लिमिटेड। इस केस में होता क्या है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के वार्फ में इंटर करता है ताकि वो डिफेंडेंट के बोट से ड्राइव करके क्रॉस कर सके, है ना? और इंटर करने के बाद उसको अगले पता चलता है कि अगला 20 मिनट तक कोई बोट अवेलेबल ही नहीं है, कोई नाव अवेलेबल नहीं है। इसलिए अब वो क्या करता है, वो वार्फ से वापस जाने लगता है, लेकिन उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे ऑलरेडी लगा हुआ था और वहाँ का जो रूल था वो ये था कि आपको एंट्री फी भी देना है और एग्जिट फी भी देना है। लेकिन प्लेंटिफ जो है वो एग्जिट फी देने के लिए मना कर देता है, इसलिए डिफेंडेंट उसको एग्जिट करने से मना कर देता है ना? डिफेंडेंट उसको एग्जिट करने से मना कर देता है जब तक कि प्लेंटिफ पैसा दे नहीं देता है, एग्जिट फी दे नहीं देता है। प्लेंटिफ डिफेंडेंट के ऊपर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का सू करता है बाद में, लेकिन डिफेंडेंट को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए लायबल नहीं माना जाता है क्योंकि चार्जेस जो थे वो रीजनेबल थे, है ना? क्योंकि ऑलरेडी नोटिस बोर्ड पे ऐसा लगा हुआ था और वहाँ का रूल था जो आपको फॉलो करना चाहिए। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब भी कोई पर्सन किसी प्रीमाइसेस में इंटर करता है, जहाँ कुछ कंडीशंस है, वहाँ वो कंडीशंस को फुलफिल किए बगैर जो है प्रीमाइसेस से बाहर जाने से अगर उसको रोका जाता है तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है। वो कंडीशंस फुलफिल करेगा तब वो बाहर जाने के लिए अनुमति उसको मिलेगी, है ना? तो कंडीशंस जो है उसको ज़रूर से ज़रूर मीट होना चाहिए, मतलब उसको ज़रूर पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट केस है फ्रेंड्स, एक केस और है हर्ड वर्सेस वियरडेल स्टील कोल एंड कोक कंपनी लिमिटेड। इस केस में प्लेंटिफ डिफेंडेंट के कोल माइन में वर्कमैन होता है। वो माइन में अपना शिफ्ट में वर्क करने के बाद करीब 9:30 बजे
सॉरी शिफ्ट में वर्क करने के बाद नहीं, शिफ्ट में वर्क करने के लिए वो 9:30 मॉर्निंग में वो प्रवेश करता है। वहाँ पे एक एलिवेटर होता है ना, जिसको केज बोलते हैं, केज या एलिवेटर जो है, वो होता है और उससे उसको उसमें एंटर करना होता है। डेली वही रूटीन होता है। नॉर्मली वो एलिवेटर को माइन से निकलने के लिए यूज़ कर सकता था आफ्टर 4 पीएम 4 बजे के बाद जो है शिफ्ट शुरू होने में जब 9:30 में और शिफ्ट जब खत्म होता है 4 बजे तो ही एलिवेटर का यूज़ कर सकता था बाहर आने के लिए। लेकिन होता क्या है कि 11 बजे प्लेंटिफ और कुछ अदर माइनर जो वर्कर थे, वो वर्क करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं और माइन को जल्दी छोड़ने की अनुमति माँगने लगते हैं। तो जो वहाँ का जो हेड था, वो रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है और फाइनली 1:30 में, है ना? 1:30 में जो है वो एग्ज़िट अलाउ करता है। 9:30 में ये लोग एंटर करते हैं, 11 में भी मना कर देते हैं और 1:30 में इनको फिर वापस से एग्ज़िट के लिए अलाउ किया जाता है। ऑल्दो जो जो रूल था वहाँ का वो था कि 4:30 में आपको जो एलिवेटर था उसका यूज़ का अनुमति था। प्लेंटिफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए सू करता है लेकिन कोर्ट हेल्ड करती है कि यहाँ कोई फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है क्योंकि आपने जो वर्क किया है ना उसके लिए आपने कंसेंट दिया था ना, कंसेंट था, आपने वॉलेंटाइन अनफिट इंजूरिया का जो वहां पे डिफेंस लिया गया था फोरमैन के द्वारा उसको सही माना गया। तो कोर्ट ने पाया कि यहाँ कोई फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं हुआ है क्योंकि प्लेंटिफ में ने माइंड में इंटर में ये जानते हुए किया था कि वापस शिफ्ट के एंड में ही उसको वापस से जो है बाहर निकलने की अनुमति है ना? और उसको बीच में कोई बाहर निकलने का राइट नहीं है। इसलिए कोर्ट ने माना कि ये फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है। यहाँ पे आपने कंसेंट लिया था, आपका कंसेंट आपने दिया था। कोर्ट ने इसी को कंपेयर किया कि जैसे कोई पैसेंजर फ्रेंड्स सपोज़ कीजिए कोई पैसेंजर है किसी ट्रेन में जब हम लोग ट्रेन में एक्सप्रेस ट्रेन में सवारी करते हैं और ट्रेन जो है वो किसी स्टेशन से पहले सिग्नल पे रुक जाती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब हमको यहीं उतरना है क्योंकि यहाँ से मेरा घर नज़दीक है, हमको यहीं उतार दो? ऐसा नहीं कह सकते। अगर डोर क्लोज़्ड है, तो क्लोज़्ड ही रहेगा। वो स्टेशन पे जाएगी तो ही वहाँ पे आप कह सकते हैं आपका राइट है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमको अभी नहीं खोला आपने, तो फ़ॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, ऐसा नहीं होगा, है ना? ऐसा नहीं होगा। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि वैकम उसको कहते हैं, है ना? उसको रोक के गाड़ी और लोग अपने घर में चले जाते हैं, है ना? ऐसा देखने को मिलता है आपको बिहार में खास तौर से। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि लॉफुल अरेस्ट कब माना जाएगा, है ना? जो अरेस्ट होता है, उसमें वो लॉफुल कब माना जाएगा? तो देखिए लॉ वैसे पर्सन को अरेस्ट करने के लिए अलाउ करता है जिसने कोई ऑफेंस किया है ना? और ये जो अरेस्ट है मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा भी अलाउ किया गया है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 या फिर आप देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तो उन दोनों केसेस में जो है मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अरेस्ट करने का अधिकार दिया गया है। तो मजिस्ट्रेट का, पुलिस ऑफिसर्स का ये तो अरेस्ट का प्रोविजन है ही, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स कब अरेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स अरेस्ट कर सकते हैं जब नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है वो उसने उनके सामने हुआ हो, है ना? या फिर वैसे पर्सन जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ना? कोई पर्सन जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो गया है तो उसको भी प्राइवेट पर्सन जो है वो अरेस्ट कर सकता है। और प्राइवेट पर्सन यदि अरेस्ट करता है तो उसका ड्यूटी है कि वो अरेस्टेड पर्सन को बिना डिले किए जो है एज सुन एज प्रॉम्प्टली है ना, बिना डिले किए जो है वो वापस से जो पुलिस ऑफिसर है, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है, उसको जो है वो जाकर के हैंड ओवर कर दे, उसको जाकर के सौंप दे। यदि अरेस्टेड पर्सन ऐसा नहीं करता है, मतलब जो प्राइवेट पर्सन ऐसा नहीं करता है, तो फिर वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का के लिए लायबल हो जाएगा, है ना? प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करने के बाद यदि रीजनेबल टाइम में पुलिस ऑफिसर्स को हैंड ओवर नहीं करता है, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाएगा। एक केस है फ्रेंड्स जॉन लिविस एंड कंपनी वर्सेस टीम्स। देखिए इस केस में होता क्या है कि एक मदर और एक डॉटर एक सोप में जाती है, जहाँ डॉटर जो है थेफ्ट कमिट करती है और चुरा करके जो है अपने मदर के बैग में जो है वो डाल देती है। दोनों मदर और डॉटर को डिटेन कर लिया जाता है सोप ओनर के द्वारा। फिर कुछ घंटे के बाद, कुछ आवर के बाद उनको बैठा कर रखा जाता है और उसके बाद पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो मदर को जो है वो ट्रायल में गिल्टी नहीं माना गया, लेकिन डॉटर को ट्रायल के दौरान जब वो पुलिस ऑफिसर ले जाते हैं उनको ट्रायल के दौरान गिल्टी पाया गया, है ना? डॉटर को उसको गिल्टी पाया गया, मदर को एक्विट कर दिया गया। तो बाद में जब मदर ट्रायल से बाहर आती है, मतलब ट्रायल जब उनका हो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब वो
बाहर निकलती है तो वो क्या करती है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का सोप ओनर के ऊपर केस फाइल कर देती है। लेकिन कोर्ट ने सोप ओनर को लायबल नहीं माना है ना? ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या था, एक लॉ, ये जस्टिफाइड था, है ना? लॉफुली जस्टिफाइड था। डिफेंडेंट वर नॉट लायबल फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एज डिटेंशन वाज जस्टिफाइड। जाहिर-सी बात है, लॉ के अंदर जस्टिफाइड है क्योंकि जो ऑफेंस हुआ था वो क्या था? थेफ्ट का ऑफेंस हुआ था। अच्छा, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है फ्रेंड्स, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो कहाँ तक प्लेंटिफ के ऊपर है और कहाँ तक डिफेंडेंट के ऊपर है, उसको समझिए कि देखिए, प्लेंटिफ को प्रूफ नहीं करना है कि डिटेंशन बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के हुआ था। प्लेंटिफ को बस इतना प्रूफ कर देना है कि डिटेंशन हुआ था, है ना? और डिफेंडेंट या उसके एजेंट के द्वारा ये डिटेंशन हुआ था, ये प्रूफ हो जाए, बस प्लेंटिफ का इतना ही काम है। डिफेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिफेंडेंट वो प्रूफ करे कि वो जो डिटेंशन किया गया था वो उसका लॉफुल जस्टिफिकेशन था, है ना? और अगर ये नहीं प्रूफ कर पाता है कि लॉफुल जस्टिफिकेशन है, तो उस केस में फिर जो है प्लेंटिफ क्या करेगा, प्लेंटिफ को कंपनसेशन अवार्ड करना पड़ेगा, कंपनसेशन अवार्ड हो जाएगा और डिफेंडेंट जो है वो लायबल हो जाएगा। इसी में फ्रेंड्स एक और बात आती है, डिस्कशन जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट, है ना? आप जानते हैं कि जो जजेज हैं उनको वो भी कई सारा जो है अरेस्ट करवाते हैं, है ना? अरेस्ट अलाउ करते हैं मजिस्ट्रेट। तो उनके लिए एक एक्ट है ना? जिसके तहत उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है ना? जुडिशियल ऑफिसर्स को जुडिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल है। इवन दो अगर उनका जुरिस्टिक अगर वो ऑनेस्टली अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर भी एक्सीड कर देते हैं, तो भी उनको प्रोटेक्शन अवेलेबल है। लेकिन जहां वो मेलेफाइड या बैड इंटेंशन रखते हैं, तो उस केस में उनको प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। प्रोटेक्शन अवेलेबल है जब वो जुडिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन अवेलेबल है। और साथ ही साथ वो जब जुडिशियल कैपेसिटी में कर रहे हैं तो अवेलेबल है। लेकिन अगर वो सपोज कीजिए कोई ऐसा वर्क है जो मिनिस्ट्रियल कैपेसिटी में कर रहे हैं, या वो किसी अदर कैपेसिटी में कर रहे हैं, नॉन जुडिशियल कैपेसिटी में कर रहे हैं, तो वहां पे वो जो वर्क किया गया वो उस पर प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। प्रोटेक्शन अवेलेबल है जुडिशियल ड्यूटीज पे, है ना? जो जुडिशियल कैपेसिटी में की गई है। तो ये था फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो ट्रेसपास टू पर्सन के अंदर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का देखा। अब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है? तो सबसे पहला तो रेमेडीज है कि आप एक्शन ला सकते हैं डैमेजेस के लिए, है ना? कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए। और जो कंपनसेशन यहाँ अवेलेबल है, अच्छा, जो डैमेज हुआ वो क्या हुआ, लिबर्टी पे इंजरी हुई, है ना? जहाँ पे लॉस ऑफ टाइम भी हुआ, फीलिंग्स के ऊपर, मेंटल जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है उनके ऊपर भी जो है, वहां भी क्या हुआ, एक तरह का डैमेज हुआ, हार्म हुआ। जैसे डिग्निटी पे, मेंटल सफरिंग, डिसग्रेस, ह्यूमिलेशन, लॉस ऑफ सोशल स्टेटस, इन सारी चीजों पे क्या हुआ, डैमेज हुआ। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए कंपनसेशन अवार्ड हो जाएगा। और मैग्रेगर जो है वो कहते हैं कि डैमेजेज इन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के केस में जो डैमेज होता है वो नॉन पेक्यूनरी होता है ना? नॉन पेक्यूनरी लॉसेज है, इंजरी टू लिबर्टी या इंजरी टू फीलिंग, ये क्या है, नॉन पेक्यूनरी लॉसेज है। तो इन सारे केसेस में जो है जूरी जो है या जजेस जो है उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि वो कितना कंपनसेशन अवार्ड करें। तो पहला था फ्रेंड्स रेमेडी एक्शन फॉर डैमेजेस। दूसरा रेमेडी क्या है, सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प में लॉ जो है वो क्या प्रोवाइड करती है कि आप रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं, है ना? आप वहां से डिटेंशन से जाने के लिए, बचने के लिए रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं, है ना? और हम जानते हैं कि प्राइवेट डिफेंस ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसी तरह से यहाँ पे रीजनेबल फोर्स अवेलेबल है ना? वो को जो है ले सकते हैं आप, सेल्फ हेल्प के तौर पे रीजनेबल फोर्स यूज करके आप डिटेंशन से एस्केप कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड जो है वो हैबियस कॉर्पस रीट, है ना? ये भी रीट फाइल किया जाता है हैबियस कॉर्पस का, जहाँ पे इसका मीनिंग होता है लेट हैव द बॉडी, मतलब बॉडी को कोर्ट जो है वो बॉडी प्रेजेंट करने के लिए बोलती है ना? पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करने के लिए बोला जाता है उसमें, है ना? इस आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 अंडर टू द सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 टू द हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, हेबियस कॉर्पस में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है हेबियस कॉर्पस में कि जो हम लोगों ने केस में भी देखा है, तो इसमें क्या होता है कि अगर पर्सन जैसे रीट फाइल किया गया और रीट डिस्पोज ऑफ अभी नहीं हुआ, उससे पहले ही उसको छोड़ दिया गया, तो भी जो है
जो है ऐसा नहीं है कि उसको उसको डिटेंशन से बाहर कर दिया गया तो फिर वो केस खत्म हो जाएगा, तब भी कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी आपने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया था, आपने जो है डिटेंशन इलीगल था और इसलिए वहाँ पे अगर डिटेंशन इलीगल है तो फिर वहाँ पे कंपनसेशन अवार्ड की जाएगी, है ना? डिस्पोज़ ऑफ से पहले ही अवार्ड कर दी जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स रेमेडीज़। फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों ने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट जो एरिया उनको समझा, है ना? फॉर बेटर लैंग अंडरस्टैंडिंग एक बार आप बुक भी रीडिंग करिए और उसके बाद क्योंकि तब आपका लैंग्वेज डेवलप होगा और उसके बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है ना? उसको की एलिमेंट्स क्या है? रिलेवेंट केस लॉ जो हम लोग काफ़ी सारे केस लॉज़ देखे उनमें से कोई भी केस लॉज़ आप जो है या डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करते हुए डिफरेंट केस लॉज़ दे सकते हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेंटिफ्स अवेयरनेस ऑफ रिस्ट्रेंट इन कंस्टिट्यूटिंग फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। प्लेंटिफ का जो अवेयरनेस है रिस्ट्रेंट का, है ना? वो कितना सिग्निफिकेंट है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? तो इसके लिए 2 केस जो हम लोगों ने देखा, जो डिबेट था, हेरिंग और मेरिंग वाला जो केस था, उसको आप देखेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बीच में अगर डिफरेंसेस है तो उनको एक्सप्लेन कीजिए, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिया गया है और एग्जांपल्स आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं, है ना? अपने पॉइंट्स को एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ऑन इंडिविजुअल्स लिबर्टी एंड डिग्निटी। जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है उसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडिविजुअल्स की लिबर्टी और डिग्निटी पे। हाउ डज लीगल सिस्टम इंश्योर कंपनसेशन फॉर मेंटल एंड इमोशनल सफरिंग इंड्योर्ड बाय द विक्टिम, है ना? मेंटल और इमोशनल सफरिंग्स के लिए जो कंपनसेशन है उसको कैसे कवर करती है ना? कोर्ट कैसे लीगल सिस्टम उसको कैसे इंश्योर करता है और इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए आपको जो है जो हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया था डैमेजेस क्लेम एंड कंपनसेशन का, उसका वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं या बुक रीडिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा डैमेजेस क्लेम एंड कंपनसेशन, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका आंसर। वहाँ भी आप देख सकते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सप्लोर द कांसेप्ट ऑफ रीजनेबल मीन्स ऑफ एस्केप इन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट केस। कांसेप्ट ऑफ रीजनेबल मीन्स ऑफ एस्केप, है ना? रीजनेबल मीन्स ऑफ एस्केप का जो कांसेप्ट है वो क्या है? व्हाट कांस्टिट्यूट एज़ रीजनेबल मीन्स ऑफ एस्केप, वो क्या होता है? एंड हाउ डज इट अफेक्ट द आउटकम ऑफ सच केस। तो अगर मीन्स अवेलेबल है तो क्या होगा और नहीं अवेलेबल है तो क्या होगा और अवेलेबल है तो किस हद तक अवेलेबिलिटी देखी जाती है, इन सब सारी चीज़ों को आप लिखना है इसमें इस फिफ्थ क्वेश्चन में। इनमें से कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें शुरुआत में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में फ्रेंड्स ट्रेसपास टू लैंड उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर ट्रेसपास टू गुड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इससे पहले हो सकता है कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन जो कि वो जो है रिलेटेड है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से और जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन दोनों के कंबाइंड फॉर्म में आते हैं। तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन भी हम लोग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स ये एक वीडियो जो है ये सीरीज जो है मैंने शुरू किया है इसमें 3 एपिसोड आ गया है, 3 सीरीज आ गया है और आप वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम 70 के आस-पास क्वेश्चन प्रैक्टिस कर हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और वो जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस है। तो ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस आप मान सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर में 150 क्वेश्चंस। और इसके साथ ही पर डे जो है 7 बजे सुबह 7 बजे, दोपहर में 2 बजे और शाम को 7 बजे 7 टू 7 ये आप कम्युनिटी पेज पे जाएँगे तो कम्युनिटी पेज पे वहाँ पे क्वेश्चंस आपको डेली मिलेगा, है ना? और अच्छा क्वेश्चंस है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मतलब क्वेश्चंस यूनिक जो क्योंकि बुक से क्वेश्चन सॉल्व बनाया जा रहा है, बुक से क्वेश्चंस बना रहे हैं और जो अच्छे क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के वो भी रह रहा है वहाँ पे, तो आप वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप ट्रेसपास इन टॉर्ट लॉ इस पे जा सकते हैं। सो आज का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में जहां हम नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोस।